नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। और ये मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का आज हमारा सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने तीन जो प्रमुख मुग़ल बादशाह रहे हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर, उनके समय की स्थापत्य कला की कंप्लीट जानकारी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पूरी करी है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पिछले परीक्षाओं में किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न भी मैं आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। और फर्स्ट जो इसका पार्ट था वहाँ भी मैंने आपको मौखिक रूप से भी बताया था कि किस किस तरीके से कौन से टॉपिक से प्रश्न बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का विकास पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रश्न बता रहा था जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था, तो ये आपके सामने एक प्रश्न है। ये आरपीएससी 2013 की जो व्याख्याता की भर्ती थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि धरातलीय सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस में है। तो एक शैली का एक निर्माण हुआ था पितरा ड्यूरा, तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण यानी सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से कौन सी इमारत में किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है, आंसर आप ही को बताना है वीडियो देखने के बाद में या फिर आपके अध्ययन के आधार पर। मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। चार ऑप्शन है, ताजमहल में, मोती मस्जिद आगरा किला में, दीवाने आम लाल किला में, या फिर एतमादौला के मकबरा में। तो कौन सी इमारत में पीतरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो आरपीएससी 2018 जो तीन ग्रुपों में जो पेपर हुए थे, तो बी ग्रुप के जीके में ये प्रश्न पूछा गया था। और फर्स्ट पार्ट में मैंने मौखिक रूप से भी बताया था कि आजकल जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं कि निम्न में से कौन सी इमारत निम्न बादशाह के काल की नहीं है, या कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दो प्रश्न था वो ये था कि सूची फर्स्ट मुग़ल उद्यानों की संसूचित करती है और सूची सेकंड शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो स्थापत्य कला में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि स्थापत्य में हम कौन से मुग़ल बादशाह के काल में कौन सी इमारत का निर्माण हुआ, कौन से बगीचे का निर्माण हुआ, कौन से फव्वारे झरनों का निर्माण हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो स्थापत्य के अंतर्गत आती हैं। तो उसी से ये प्रश्न पूछा गया था कि एक तरफ बगीचे का नाम है और दूसरी तरफ मुग़ल बादशाह का नाम है, तो यहाँ पर उस जोड़े को आपको छांटना है जो सुमेलित नहीं है। जैसे आराम बाग है, इसके सामने बाबर है, निशात बाग श्रीनगर है, इसके सामने अकबर है, शालीमार बाग लाहौर है, इसके सामने शाहजहाँ है, और पिंजौर बाग पंचकुला, इसके सामने औरंगजेब। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इन तीन में सही ऑप्शन है और इनमें से एक ऑप्शन कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो वो भी आपको बताना है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। शेष जो हमारे मुग़ल कालीन जो बादशाह हैं उनकी समय की जो स्थापत्य कला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तीन ही मुग़ल बादशाहों की स्थापत्य कला हमने पढ़ी थी, तो शेष जो हमारे बादशाह हैं उनकी स्थापत्य कला के बारे में आज के सेकंड पार्ट में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जहांगीर कालीन स्थापत्य कला कि अकबर के बाद में जो उनका पुत्र था जहांगीर, उसके काल में स्थापत्य कला की क्या स्थिति रही, कौन कौन सी इमारतों की निर्माण हुआ, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो पहला पॉइंट है कि जहांगीर के काल में पच्चीकारी की नई विधि पित्रादुरा का प्रारंभ हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट में ही आपको मिल गया होगा जो एक प्रश्न आया था आरपीएससी 2013 की भर्ती में कि पित्रादुरा का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से कहाँ पर हुआ है। इसमें कीमती रत्नों व पत्थरों को संगमरमर पर जोड़ा जाता था। तो पित्रादुरा क्या होता है वो भी यहाँ इसी पॉइंट में मैंने लिखा है कि कीमती रत्नों और सुंदर सुंदर पत्थरों की आकृतियों को संगमरमर पर जोड़ने की जो पच्चीकारी जो शैली प्रारंभ हुई उसी का नाम पित्रादुरा निकाला गया, उसी को हमने पित्रादुरा कहा है। पित्रादुरा का पहला जो उदाहरण है वो एतमादौला का मकबरा है। तो सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग कहाँ किया गया था,
एतमाद-दौला के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट हमारा बिंदु है जहांगीर कालीन प्रमुख स्मारक। तो हम जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की जो जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो ऊपर दो बिंदुओं में जो सामान्य जो प्रश्न था वो मैंने यहाँ पर बताया है। अब कौन कौन सी इमारतों का, कौन कौन से स्मारकों का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्मारक है जिसका निर्माण जहांगीर के काल में हुआ है वो है अकबर का मकबरा। यह आगरा के सिकंदरा में स्थित है। तो इसके बारे में जो जानकारी आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो जहांगीर ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? आगरा के सिकंदरा में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण स्वयं अकबर ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसको पूर्ण जहांगीर ने करवाया था। तो अभी आपने देखा है कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, लेकिन इसके शुरुआत की बात करें तो अकबर के मकबरे का निर्माण की जो शुरुआत वो स्वयं अकबर ने कर दी थी, लेकिन अकबर के समय में यह पूर्ण नहीं हो पाया था। तो इसका जो पूर्ण निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था। तो शुरुआत अकबर के काल में होती है और ये मकबरा पूर्ण जहांगीर के काल में होता है। यह 5 मंजिला पिरामिड के आकार में स्थित है। तो अकबर के जो मकबरा है उसमें कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। एतमाद-दौला का मकबरा, तो पहली जो इमारत हमने पढ़ी थी वो था अकबर का मकबरा। जहांगीर के काल का जो दूसरा है जहांगीर कालीन दूसरा जो इमारत है उसका नाम है एतमाद-दौला का मकबरा, जिसके बारे में हमने पढ़ भी चुका है कि पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी इमारत में हुआ था? तो एतमाद-दौला के मकबरे में ही हुआ था। इसका निर्माण नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था। तो जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहाँ। तो जहांगीर की पत्नी ने ही अपने पिता की स्मृति में एतमाद-दौला के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि एतमाद-दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा नूरजहाँ ने करवाया था। एतमाद-दौला के मकबरे के आकार का हम बात करें तो इसका जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। वह सफ़ेद संगमरमर से ये मकबरा बना हुआ है और इसी मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा भी मैंने इसके साथ लिख दिया है कि पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो एतमाद-दौला के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट जो स्मारक है वो है जहांगीर का मकबरा। इसका निर्माण लाहौर के पास शाहदरा में करवाया गया था। तो जहांगीर के मकबरे की बात करें तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर के पास शाहदरा में ये मकबरा स्थित है। इसके अधिकांश भाग का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने करवाया था। अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि इनकी पत्नी थी नूरजहाँ, जिन्होंने अपने पिता की याद में एतमाद-दौला का मकबरे का निर्माण करवाया था। उसी पत्नी नूरजहाँ ने जो जहांगीर का मकबरा है उसके अधिकांश भाग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जहांगीर के मकबरे का अधिकांश निर्माण किसने करवाया था? तो उनकी पत्नी नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग की स्थापना की। तो यहाँ से प्रश्न बनता है बाग का है कि शालीमार बाग की स्थापना या शालीमार बाग का निर्माण कौन से मुग़ल बादशाह ने करवाया था? तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। इस पॉइंट से दूसरा प्रश्न बनता है कि जहांगीर द्वारा निर्मित शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? तो उसका जवाब हो जाएगा कश्मीर में। तो ये जहांगीर से संबंधित, स्थापत्य कला से संबंधित सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। नेक्स्ट जो प्रमुख बादशाह हैं, जैसे स्थापत्य कला के फर्स्ट पार्ट में हमने 3 बादशाह पढ़े थे और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट थे अकबर। उसी तरह से आज के इस वीडियो के जो स्थापत्य कला के बारे में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मुग़ल बादशाह है वो है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जो सारी की जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने नोट्स में शामिल किया है। तो दूसरे नंबर के आज के इस वीडियो के हमारे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। पहला पॉइंट है कि शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि किसी मुग़ल बादशाह का काल यदि स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि शाहजहाँ के समय में जो स्थापत्य कला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी।
इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया है। शाहजहाँ ने लगभग सभी इमारतें सफ़ेद पत्थर से बनवाई हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि शाहजहाँ ने जो भी इमारतें बनवाई हैं वो लगभग सफ़ेद संगमरमर से इन्होंने इनका निर्माण करवाया है। शाहजहाँ के काल में भवनों पर बने गुंबदों को अमरूदी गुंबद कहा जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है अमरूदी गुंबद। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि शाहजहाँ के काल में इमारतों पर बने जो गुंबद है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा अमरूदी गुंबद के नाम से उनको जाना जाता है। चारों कोनों पर मीनारों का निर्माण, बाग व झरनों की प्रचुरता इस युग के भवनों की प्रमुख विशेषता है। तो शाहजहाँ कालीन भवनों की यदि हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख विशेषता यही है कि कोई भी यदि भवन बना है तो प्रमुखता से उसके चारों कोनों पर 4 मीनारों का निर्माण किया गया है। जैसे आगरा के किलों का आप देखेंगे, आगरा के ताजमहल को आप देखेंगे तो चारों कोनों पर आपको 4 इमारतें दिखाई देती हैं। तो ये उस काल की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरसी वादीलाल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि शाहजहाँ के काल को मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसको स्वर्ण युग कहने वाले व्यक्ति का नाम भी यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो हमारा वहाँ पर आंसर हो जाएगा आरसी वादीलाल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा है। तो ये थी प्रमुख जानकारी जो शाहजहाँ के बारे में हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि प्रमुख निर्माण कि शाहजहाँ ने कौन कौन से प्रमुख निर्माण करवाए हैं। तो सबसे पहला और सबसे उत्कृष्ट इनका जो निर्माण है वो है ताजमहल। निर्माण की बात करें तो मुमताज़ जो इनकी पत्नी थी, जिनका एक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था और आगरा में यमुना नदी के दाएं किनारे पर इसका निर्माण किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद भी हैं कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है और यमुना नदी के दाएं किनारे पर ये स्थित है। और किसकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था? मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर नई चीज़ जो आपको याद रखनी है वो उसका जो दूसरा नाम है वो याद रखना है, अर्जुमंद बानो बेगम। ये मुमताज़ महल का ही दूसरा नाम था। निर्माण के समय की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में ये पूर्ण हुआ था। लगभग इसके बनने में 22 वर्षों का समय लगा था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार की बात करें तो इसके मुख्य वास्तुकार थे अहमद लाहौरी और अहमद लाहौरी को ही शाहजहाँ ने नादिर उस असरार की उपाधि दी थी। तो मुख्य जो वास्तुकार हैं उसका नाम भी यदि पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है कि ताजमहल के निम्न में से मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अहमद लाहौरी। या फिर नेक्स्ट इसी से संबंधित प्रश्न बनता है कि शाहजहाँ ने नादिर उस असरार की उपाधि कौन से वास्तुकार को प्रदान की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अहमद लाहौरी। और क्यों की है? क्योंकि अहमद लाहौरी ने शाहजहाँ का जो सपना था ताजमहल बनाने का, उसमें अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया था और इसी वजह से आज हमारे सामने जो सुंदर सा एक ताजमहल है वो हमारे सामने स्थित है। तो अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार थे। प्रधान शिल्पी की बात करें, मिस्त्री की बात करें तो प्रधान शिल्पी जो है ताजमहल के वो है उस्ताद ईसा खां। तो ये नाम भी आपको याद रखना और दोनों नामों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वो वास्तुकार हैं और ये शिल्पी हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि ताजमहल के प्रधान शिल्पी निम्न में से कौन हैं? तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा उस्ताद ईसा खां। ताजमहल में फ़ारसी एवं भारतीय शैली का अद्भुत समन्वय मिलता है। तो ताजमहल की शैलियों की बात करें तो इसमें दोनों शैलियों का मिश्रण है, फ़ारसी स्थापत्य कला का और भारतीय स्थापत्य कला की शैली का ये उत्कृष्ट नमूना है। दूसरे इनके समय का जो भवन है उसका नाम है आगरा का किला। शाहजहाँ ने आगरा के किले में अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर की इमारतें तुड़वा करके उन्हें संगमरमर की बनवाई। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आगरा के किले में अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थरों की इमारतों को तुड़वा करके कौन से मुग़ल बादशाह ने उन्हें संगमरमर से बनवाया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने। और स्टार्ट में ही हम पढ़ चुके हैं कि शाहजहाँ ने अपने निर्माण में जितने भी भवन निर्माण बनवाए हैं लगभग सभी में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया है।
तो इसीलिए मैंने वो पॉइंट अलग से डाला है ताकि ऐसा प्रश्न बने जो संगमरमर से संबंधित पूछा जाता है तो आपको ये याद रहे कि सबसे ज़्यादा जो संगमरमर का प्रयोग हुआ है, सफ़ेद पत्थर का जो प्रयोग हुआ है वो शाहजहाँ के काल में हुआ है। तो ये एक उसका उत्कृष्ट नमूना है कि पहले से बनी हुई लाल पत्थर की इमारतों को तोड़वा करके और शाहजहाँ ने उन्हें सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तित करवा दिया। आगरा के किले में स्थित प्रमुख जो इमारतें हैं उनकी हम बात करें तो प्रमुख इमारतें हैं दीवाने आम। दीवाने आम एक फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक न्याय स्थान। इसमें तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन रखा जाता था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस कौन से स्थान पर रखा जाता था, तो हमारा जवाब हो जाएगा दीवाने आम। नेक्स्ट आगरा के किले की इमारत की बात करें तो दूसरा जो भवन है वो है दीवाने खास। ये भी एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है निजी सलाहकारों का कक्ष। इसी में बैठकर राजा अपने निजी सलाहकारों के साथ किसी भी टॉपिक पर, किसी विषय वस्तु पर मंत्रणा किया करते थे। नेक्स्ट है मोती मस्जिद, सबसे सुंदर इमारत और इसका निर्माण फ़ारसी शैली में। तो आगरा के किले की सबसे सुंदर इमारत की बात करें तो आगरा के किले में सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? मोती मस्जिद है और इसका जो निर्माण है वो पूर्ण रूप से फ़ारसी शैली में किया गया है। नेक्स्ट इमारत है मुसम्मन बुर्ज, इसे शाह बुर्ज भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि शाह बुर्ज कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आगरा के किले में, जिसका दूसरा नाम है मुसम्मन बुर्ज। एक बहुत ही अद्भुत स्थान है, अद्भुत एक उत्कृष्ट नमूना है आगरा के किले में जिसको कहा जाता है झरोका दर्शन। ये खास महल और मुसम्मन बुर्ज के मध्य स्थित है। इसी झरोके से शाहजहाँ जनता को दर्शन दिया करते थे। तो यहाँ पर दो इमारतें हैं, एक है मुसम्मन बुर्ज और एक तरफ है खास महल। तो दोनों के बीच में इसको इस तरह से बनाया गया है कि कहा जाता है कि रोज़ाना सूर्योदय के पश्चात शाहजहाँ इसी झरोके से अपनी जनता को दर्शन दिया करते थे। इसी वजह से इस झरोके, इस खिड़की का नाम, इस जो हम खिड़की बनाते, विंडो बनाते, उसका नाम झरोका दर्शन रखा गया है। तो नाम के पीछे का जो रीज़न है वो भी आपको पता चल गया होगा कि शाहजहाँ जो है वो अपनी जनता को इस झरोके से दर्शन देते थे, इसी वजह से इसका नाम झरोका दर्शन रखा गया है। नेक्स्ट जो इनके समय का जो निर्माण है शाहजहाँ के समय का, वो है दिल्ली का लाल किला। तो आज जो दिल्ली का लाल किला है जिस पर 15 अगस्त को अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्वज फहराया था, वो भी शाहजहाँ के समय ही बना हुआ एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। 1638 में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना नदी के किनारे शाहजहाँबाद की नींव रखी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शब्द है कि शाहजहाँबाद का निर्माण या शाहजहाँबाद नगर किसने बसाया था, तो हमारा जवाब हो जाएगा शाहजहाँ ने। और इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1638 में राजधानी बनाने के बाद में। 1639 में लाल किले की नींव रखी। ऊपर हमने पढ़ा कि 1638 में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था और 1639 में ही लाल किले की इन्होंने नींव रखी थी और 1948 में ये पूर्ण हुआ था। लगभग 11 वर्ष इसके निर्माण, लगभग 9 वर्ष इसके निर्माण में लगे थे। पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली गेट या दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो ये लाल किले के दो प्रमुख दरवाजे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि लाल किले के पश्चिमी दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौरी गेट। और दक्षिणी दरवाजे की बात करें तो दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। दक्षिण में द है और दिल्ली में भी द है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है लाल किले से संबंधित हुआ है कि 2007 में विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। प्रमुख इसका जो शिल्पी था वो हमीद अहमद था। तो जैसे लाल किले के प्रमुख शिल्पी को हमें याद रखना है, उसी तरह से लाल किले के जो प्रमुख शिल्पी हैं उसका नाम भी हमें याद रखना है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि प्रश्न जो नहीं पूछे गए आज तक उनको उठाने का प्रयास किया जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो नए हैं और अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो आपको याद रखना है कि लाल किले का प्रमुख शिल्पी कौन है? हमीद अहमद। लाल किले के अंदर ही सलीमगढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इमारत है जो एक पुल के द्वारा लाल किले से जुड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान में ये प्रमुख रूप से लाल किले का ही हिस्सा है जिसको हम सलीमगढ़ दुर्ग कहते हैं।
तो ये प्रश्न बनता है कि सलीमगढ़ दुर्ग कौन से किले में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल किले में स्थित है। नेक्स्ट इमारत की बात करें वो है जामा मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा इस्लामिक स्थापत्य शैली में किया गया है। और ये जो जामा मस्जिद है ये भी लाल किले के पास में ही है। लाल किले के सामने थोड़ा सा 500-600 मीटर की दूरी पर ये जामा मस्जिद स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ से प्रमुख प्रश्न यही बनता है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। और प्रमुख रूप से इसके पत्थर की बात करें तो लाल पत्थर में इसका निर्माण करवाया गया है, लेकिन इसके जो गुंबद हैं उन पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग भी हुआ है। और इसकी विशेषता है कि इसके कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारों का निर्माण किया गया है, जिसमें लोग चढ़ चढ़ करके और वहाँ का नज़ारा, आसपास का नज़ारा देखते हैं। तो जामा मस्जिद शाहजहाँ कालीन निर्माणों में एक उत्कृष्ट नमूना है और ये बहुत ही ऊंचाई पर, एक ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट जो शाहजहाँ कालीन जो जगह है वो है बाहरदरी, जिसका निर्माण अजमेर में किया गया है। और अजमेर में भी कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है, आना सागर झील के किनारे पर इसका निर्माण किया गया है। तो ये थे शाहजहाँ कालीन प्रमुख स्थापत्य कला के नमूने और उनकी जानकारी। नेक्स्ट है औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। तो जिस तरह से हमने चित्रकला पढ़ी, संगीत कला पढ़ी और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि औरंगजेब का काल स्थापत्य कला का ह्रास काल माना जा सकता है, यानी जो मुगल कालीन कला जो आज तक जो शाहजहाँ तक जो विकास करते आ रही थी वो औरंगजेब के काल में वापस अवनति की ओर तरफ प्राप्त हो जाती है। तो औरंगजेब कालीन स्थापत्य की हम बात करें तो औरंगजेब के काल में मुगल स्थापत्य पतन की ओर अग्रसर हो गई। तो वो जो बात मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से अनेक जो कलाएं थी जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो भी औरंगजेब के समय में पतन की ओर चली गई थी। तो स्थापत्य कला भी औरंगजेब के काल को पतन का काल कहा जा सकता है। फिर भी एक दो स्थान हैं जो इन्होंने बनवाए थे, उनमें एक स्थान है रबिया दुर्रानी का मकबरा। यही इसके काल का एक इम्पोर्टेंट स्थान है जो आपको याद रखना है। तो रबिया दुर्रानी के मकबरे की बात करें तो ये कहाँ पर निर्माण इसका किया गया है, तो औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी रबिया उद दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया था। तो किसकी याद में करवाया था, तो औरंगजेब ने अपनी रानी रबिया उद दुर्रानी की याद में करवाया था। स्थान की बात करें तो औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया गया था। औरंगजेब से आप याद रख सकते हैं औरंगाबाद। इस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, इसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है और काला ताजमहल भी इसे ही कहा जाता है। तो इसके 3-4 नाम आपको याद रखना है कि दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा रबिया दुर्रानी के मकबरे को। दूसरा प्रश्न बनता है कि बीवी का मकबरा किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब हो जाएगा रबिया दुर्रानी का मकबरा। तीसरा है काला ताजमहल किसे कहा जाता है, तो भी हमारा जवाब हो जाएगा रबिया दुर्रानी के मकबरे को। तो तीनों नाम ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बादशाही मस्जिद। लाहौर में अपने निजी प्रयोग के लिए औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो बादशाही मस्जिद के निर्माण की बात करें तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था, लाहौर में। किस वजह से करवाया था, अपने निजी प्रयोग के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट मस्जिद की बात करें मोती मस्जिद, जो अभी हम पढ़े थे, जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है और पूर्ण संगमरमर से बनी है। इस मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कौन से मुग़ल बादशाह ने करवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। इन्हीं के साथ साथ एक मुग़ल कालीन बादशाह और हुए हैं जिनका नाम है शेर शाह सूरी। कभी कभी इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो जो प्रमुख थे वो हमने पढ़ लिए। बाबर हमने पढ़ा, हुमायूं हमने पढ़ा, अकबर हमने पढ़ा, जहांगीर हमने पढ़ा, शाहजहाँ हमने पढ़ा, औरंगजेब हमने पढ़ा। तो इसी के साथ आपको शेर शाह सूरी के भी 3-4 पॉइंट वो भी आपको याद रखना है। और पॉइंटों में विशेष रूप से इनके द्वारा निर्मित या इनके काल में निर्मित जो भवन है उनको याद रखना है। तो सबसे पहले इनके स्थापत्य का जो नमूना है वो है किला ए कुन्हा।
ये दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला-ए-कुनहा नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो किला-ए-कुनहा एक मस्जिद का नाम है और इसका निर्माण दिल्ली का जो पुराना किला है उसके अंदर करवाया गया था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि दिल्ली के पुराने किले में स्थित किला-ए-कुनहा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट भवन की बात करें, सलीमगढ़ दुर्ग, जो अभी हमने लाल किले में पढ़ा था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक पुल के द्वारा लाल किले से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में ये लाल किले का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। तो सलीमगढ़ दुर्ग की बात करें तो शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सलीमगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह सूरी ने। और ये कौन था? ये शेरशाह सूरी का पुत्र था। 2007 में लाल किले के साथ ही विश्व विरासत सूची में इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो 2007 हमने लाल किले में भी पढ़ा था कि 2007 में लाल किले को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। इसी के साथ साथ सलीमगढ़ को भी 2007 में ही विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट शेरशाह सूरी कालीन इमारतों की बात करें तो एक है सासाराम का मकबरा। ये बिहार के सासाराम में स्थित होने के कारण इसको सासाराम का मकबरा कहा जाता है और इसका निर्माण शेरशाह ने ही करवाया था। इसको शेरशाह के पुत्र सलीम शाह ने पूर्ण करवाया था। तो निर्माण की शुरुआत की बात करें तो इसके निर्माण की शुरुआत शेरशाह ने की थी, लेकिन सासाराम के मकबरे को पूरा करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे शेरशाह के पुत्र सलीम शाह, और इसी के नाम पर लाल किले में स्थित जो सलीमगढ़ उसका नामकरण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह मस्जिद या शेरशाही। ये पटना और बिहार में स्थित है। तो बिहार का जो पटना नामक स्थान है, जो वर्तमान में इसकी राजधानी भी है, वहाँ पर स्थित है शेरशाह मस्जिद या शेरशाही। नेक्स्ट है शेरगढ़। पुराने किले के चारों ओर शेरगढ़ शहर बसाया था। तो शेरशाह सूरी ने पुराना जो किला है दिल्ली का उसके चारों ओर एक शहर बसाया था, उसी का नाम शेरगढ़ रखा था। इसके एक दरवाजे का नाम शेरशाह दरवाज़ा है। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण से लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है। शेरगढ़ का एक अन्य दरवाज़ा है जिसको हम खूनी दरवाज़ा भी कहते हैं। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खूनी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के पुराने किले के चारों ओर जो शेरगढ़ है उसका एक दरवाज़ा है जिसको हम खूनी दरवाजे के नाम से जानते हैं। और एक प्रमुख जो दरवाज़ा है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, शेरशाह दरवाज़ा। तो इसी के साथ हमारा जो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है और हमारा जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का जो पहला जो पॉइंट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुग़ल पीरियड। तो गुप्ता पीरियड से संबंधित जो कला, साहित्य और स्थापत्य है वो हमने जो हमारा पिछला जो सिलेबस था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसी के साथ साथ मौर्य काल भी था जो हटा दिया गया है। तो मैंने भी अपने वीडियो से मौर्य काल को हटा दिया है प्लेलिस्ट में से। तो हमारा दोनों कालों का जो कला, साहित्य, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य वो कंप्लीट हो गया है। मुग़ल काल का भी कंप्लीट हमने कर लिया है और गुप्त काल का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होंगे प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वीडी सावरकर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, लाल है बाल पाल, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है, शेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ में है सोशल एंड रिलीजियस रेनियंसेशन, यानी सामाजिक और धार्मिक जागरण हमें पढ़ना है। और इसमें भी विशेष रूप से हमें राजा राम मोहन राय को पढ़ना है, दयानंद सरस्वती को पढ़ना है और विवेकानंद को पढ़ना है, क्योंकि पिछले सिलेबस में भी ये तीनों ही थे और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगला हमारा टॉपिक है प्रमुख नेता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जवाब अवश्य दें। और वीडियो के स्टार्ट में 2 प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।